वेलकम 12th क्लास आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। होप आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। बिफोर हाफ ईयरली एग्ज़ाम वी हैव completed chapter 6 the crisis of democratic order. This chapter was completed and chapter 7 rise of popular movement and chapter 8 regional aspirations are not included in your syllabus now according to revised syllabus. Now one chapter is left in this book, recent developments in Indian politics. और इस चैप्टर में भी कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हैं फर्स्ट है एरा ऑफ कोएलिशन, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए, एनडीए, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसमें आपके जो इस बुक के जो टॉपिक्स हैं मंडल कमीशन है जैसे, या ये राम जन्मभूमि मूवमेंट है, ये सिलेबस से आपके निकल गए हैं। इसकी प्लेस पर अब आपके न्यू टॉपिक ऐड हो गए हैं जैसे यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 3, एनडीए 1, एनडीए 2, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो आज हम इस चैप्टर में एरा ऑफ कोएलिशन का जो है वो टॉपिक रीड करेंगे। जो न्यू टॉपिक्स का चैप्टर है वो हम टुमारो क्लास में करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हमने रीड किया था 75 तक। 75 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उसके इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, कैसे डेमोक्रेसी को ये मोनार्की में चेंज कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और किस तरह से सेंसरशिप लगा दी थी, उसमें लोगों को क्या क्या उनके फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से वॉयलेशन किया गया, ये सब हमने उसमें रीड किया था। उसके बाद 77 में इलेक्शन हुए, क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्शन थे वो इससे पहले जो इलेक्शन थे वो 71 में हुए थे आफ्टर द पाकिस्तान इंडो वॉर। उसके बाद जो इलेक्शन है वो 77 में हुए। 77 में इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी हार गई और जो अपोजिशन पार्टी थी जनता पार्टी है उसकी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी उसके मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने देश के, लेकिन उस पार्टी ने अपना 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी और कोएलिशन गवर्नमेंट में काफ़ी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती है जिसमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, और जिसके कारण वो सरकार अपना 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं कर सकी। 1980 में ही मिड टर्म इलेक्शन इंडिया में दोबारा हो गई और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी एक बहुत भारी मेजॉरिटी से दोबारा पावर में आ गई। और 1980 से लेकर 1984 तक कांग्रेस का रूल चलता रहा। 1984 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके कारण फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया। उसके बाद जो इलेक्शन है वो 1985 में हुए। 1985 में राजीव गांधी ने इलेक्शन लड़ा and Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha election held immediately thereafter in 1984. उनको बहुत भारी बहुमत से इलेक्शन में विक्ट्री मिली। As the decades of 80s came to close, और ये 1985 की बात है जब वो 80s का जो डिकेड है वो नियर अबाउट क्लोज होने पर ही था। द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट दैट वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। तो वहाँ पर जो वो 5 डेवलपमेंट्स हैं जिनका इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट रहा, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। 1905 के बाद जो इलेक्शन हुए वो 1989 में हुए नेक्स्ट इलेक्शन, लेकिन उसमें 1989 में कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़बरदस्त हार हुई। दी पार्टी दैट हैड वन एज मैनी एज 415 सीट्स इन द लोकसभा इन 1984
वाज रिड्यूस टू ओनली 197 इन द इलेक्शन। कहाँ तो 1984 में उन्होंने 415 सीटें ली थी और 89 के इलेक्शन में उनको ओनली 197 सीट्स मिली। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991। तब भी कांग्रेस के साथ वही हुआ जैसे 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट अपना 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकी। इसी तरह से अब जो गवर्नमेंट बनी वो भी कोalition गवर्नमेंट बनी और वो भी अपना 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकी। और 1990 वो जो गवर्नमेंट है वो 2 ईयर्स ही चल पाई और 1991 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन इंडिया में हुए और इस इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पावर में आ गई। बट द इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। अभी तक जो हम कांग्रेस सिस्टम को रीड करते आ रहे थे कि 1947 से लेकर कांग्रेस का ही रूल रहा था पूरी कंट्री में, न केवल सेंटर में बल्कि स्टेट्स में भी कांग्रेस सिस्टम ही इस्टेब्लिश था। तो 1989 के इलेक्शन के बाद ये क्लियर हो गया कि अब ये जो कांग्रेस सिस्टम है ये ब्रेक हो गया है। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी। ये तो फिक्स था, ये तो श्योर था कि कांग्रेस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और एक बिग पार्टी है कंट्री की और अदर कि सब पार्टी से वो एक बिग पार्टी है और उसने ज़्यादा लंबे टाइम तक कंट्री को रूल भी किया है इवन इन दिस पीरियड सिंस 1918। बट इट इज़ lost the kind of certainty it earlier enjoyed in the party system। लेकिन उसके साथ साथ ये भी श्योर हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी वो जो सेंट्रलिटी थी जो कि वो 1947 से इंजॉय कर रही थी वो ब्रेक हो गई। अब उसका जो पहले वाला जो हेजमोनी थी वो पहले वाली हेजमोनी अब कंट्री में नहीं रही थी। Second impact is second development was the rise of Mandal issue in national politics. This followed the decision by the new National Front government in 1990। उसके बाद जो वो 1989 में जो गवर्नमेंट बनी थी वो नेशनल फ्रंट की बनी थी और वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। उनके टाइम में जो एक मंडल इशू रेज हुआ था जिसके बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में भी रीड कर चुके हो, उसके कारण उस गवर्नमेंट में बहुत कुछ घटित हुआ। टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्या था मंडल कमीशन की जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी उसको ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके कारण पूरी कंट्री में एंटी मंडल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन एज द मंडल इशू और इसी को ही मंडल इशू कहा जाता है एंड वाज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 89। और इस इशू ने भी 89 के बाद जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड किया। थर्ड है द इकोनॉमिक प्ले फ्लोडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन of structural adjustment program or the new economic reform started by Rajiv Gandhi. These changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence। और इस टाइम में एक जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ कि इंडियन हैड स्टेप्ड इनटू ग्लोबलाइजेशन इन 1991। देन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीवी नरसिम्हा राव वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ हमारी पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स पर। दिस पॉलिसीज हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस पॉलिसीज को भी काफ़ी मूवमेंट और काफ़ी मूवमेंट हुए इसके अगेंस्ट में और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में ने इसको अपोज किया। बट द वेरियस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट इसके बाद पावर में आई उन्होंने इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। ये आपका यहाँ पर एक कार्टून भी दिया हुआ है जिसमें यही है कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं। वेलकम टू प्रोस्पर्टी। ये जैसे अभी प्रोस्पर्टी दूर है और ये पूरी कंट्री को किसी तरह से ये पुअर पीपल का साइन है, ये पुअर पीपल भी इसके साथ आगे आगे चले जा रहे हैं। फोर्थ, ए नंबर ऑफ इवेंट्स कल्मिनेटेड इन द डिमोलिशंस ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या। अब ये एक फोर्थ जो पॉइंट है वो अयोध्या डिस्प्यूट पर है। हालांकि आज ये सॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और राम मंदिर बनना वहाँ पर स्टार्ट हो गया है।
बट ये जो जबकि हम ये रीड कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तब ये इशू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। ये इशू स्टार्ट हुआ था इन दिसंबर 1992। दिस इवेंट सिंबलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड इंटेंसिफाइड डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। इस इशू ने इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म पर एक नई जो डिबेट्स है वो स्टार्ट कर दी थी। दिस डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदू तत्व, और इसी के कारण जो बीजेपी का राइज हो गया और हिंदू तत्व जो है वो भी ये पॉलिटिक्स में ये भी वर्ड अराइज हो गया। फाइनली द एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991, जो फाइनली जो इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पर 80s का, वो है कि राजीव गांधी मई 1991 में लेड टू अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। ही वाज एसोसिएटेड बाय अ श्रीलंका तमिल लिंक्ड टू द लिट्टे व्हेन ही वाज ऑन एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु। ये शायद आपने पहले किसी चैप्टर में भी रीड किया था कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर हो गई थी सिंगाला और तमिल में, उसके लिए इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स PKF भेजी थी, जो कि वहाँ पर श्रीलंका में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए भेजी गई थी। उसी के बीच में राहुल गांधी 1991 में जो मिड टर्म इलेक्शन हो गए थे उसमें तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए गए थे। वहाँ इन पर उन्हीं के जो लिट्टे हैं, उन्हीं के ही जो पर्सन है, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। व्हेन ही वाज ऑन एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु इन द इलेक्शन ऑफ 1991, कांग्रेस अमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और 91 के इलेक्शन में, जैसे 80 के इलेक्शन में फिर से जो कांग्रेस ने एंट्री की थी पॉलिटिक्स में बहुत ग्रेटेस्ट वोट से, इसी तरह 91 के इलेक्शन में भी कांग्रेस फिर से एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पावर में एंट्री की। फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम गांधी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि जो प्राइम मिनिस्टर बन सके। हालांकि इससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो गांधी फैमिली से ही बने, इसलिए फर्स्ट टाइम पंडित नरसिम्हा राव को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ पेज नंबर 176 पे, एरा ऑफ कोएलिशन। कोएलिशन, व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, ये आपको पता है। व्हेन वन मोर देन वन पार्टी कम इनटू पावर या मेक द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का आपको ये भी पता है कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते, क्योंकि उनको जो अदर पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है उनकी एडवाइस भी लेनी पड़ती है। जैसे ये कार्टून इसमें दिखाया हुआ है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो कोएलिशन गवर्नमेंट के जो अदर पार्टी उसको सपोर्ट कर रही होती है वो उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। Election in 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in the majority of any other party. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in the opposition. जब 89 में कांग्रेस की हार हुई, उस टाइम भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन उसकी इतनी सीट नहीं मिली उसको जितनी कि वो गवर्नमेंट बना सके। इसलिए कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी और रूलिंग पार्टी नहीं बनेगी। द नेशनल फ्रंट which itself was an alliance of जनता दल and some other regional parties। तो नेशनल फ्रंट वो भी एक अलायंस ही था, उसमें जनता दल भी थे और काफ़ी रीजनल पार्टी भी इंक्लूड थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल बिकम द रूलिंग पार्टी। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्री अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स, द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। उसके अंदर नेशनल फ्रंट में क्या था कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट थे। लेफ्ट फ्रंट के बारे में आपको बाद में बताएंगे कि लेफ्ट फ्रंट किसे कहते हैं, और बीजेपी वही है जो अब आज जो रूलिंग पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो दोनों जो पार्टी थी लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी भी नेशनल फ्रंट में इंक्लूड थी, और ये दोनों पार्टी एक दूसरे के अपोज होती है। इन दोनों के जो थॉट है, इनका जो मैनिफेस्टो है इलेक्शन का, वो भी अपोज है एक दूसरे के। तो ये दोनों पार्टी नेशनल फ्रंट में इंक्लूड थी। तो ऐसी जो गवर्नमेंट है जिसमें अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी इंक्लूड हो जाए, वो गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक कभी भी नहीं चल सकती। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट।
फिर है नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस over the Indian party system. Do you remember the discussion in chapter 5 but about the restoration of the Congress system? Way back in the late 60s, the dominance of the Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in politics. The 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. It did not mean the emergence of any other single party to fill in its place. अब कांग्रेस पार्टी अब उसका जैसे डाउनफॉल शो हो गया, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं था कि कोई और पार्टी आकर उसके प्लेस को फिल कर देगी। Thus began an era of multi-party system. To be sure, a large number of political parties always contested election in our country. Our parliament always had representatives from several political parties because multi-party system is going on in our country. What happened after 1980 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats. This also means that no single party secured a clear majority of the seat in any Lok Sabha election held in since 1989 till 2014, यानी 1989 से लेकर 2014 में किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर और इसी कारण इस पीरियड में कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर में बनती चली गई। इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंस, और इसमें रूलिंग पार्टी को, जो रीजनल पार्टी को भी अपना रोल प्ले करने का मौका मिल गया। इससे पहले रूलिंग पार्टी का कोई मेजर रोल नहीं था इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन कोलिशन जो एरा स्टार्ट हुआ है 1989 से इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें रीजनल पार्टी को भी एक इम्पोर्टेंट रोल मिल गया। वो भी सेंटर में अपना जो है प्लेस शो करने लग गए। नेक्स्ट है अलायंस पॉलिटिक्स, पेज नंबर 177 का ये रीड कर रहे हैं हम। अलायंस पॉलिटिक्स है द 90s आल्सो saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward caste. Many of these parties represented powerful regional assertion as well. These parties played an important role in the United Front government that came into power in 1996. कांग्रेस को अब ये फील हुआ कि अब वो अपने बेस पर गवर्नमेंट नहीं बना सकती, अपने बेस पर मेजोरिटी अचीव नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, और जिसमें उन्होंने कई अदर पार्टी को लेकर अपना एक अलायंस बनाया, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट इन 1989 फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। जैसे नेशनल फ्रंट के बारे में अभी हमने पहले रीड किया था, यह उसी तरह से एक अलायंस था। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। This shows how unstable the political equations were. In 1989, both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep the Congress out of power. अब देखिए पॉलिटिक्स में कैसे क्या होता है कि 1989 में जो वो अलायंस गवर्नमेंट बनी तो लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कांग्रेस को हम पावर से दूर रखें। बट इन 1986 में जब इलेक्शन हुए तो लेफ्ट कंटिन्यूटेड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ द कांग्रेस एंड लेफ्ट वांटेड द कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। और जब 1986 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, और इसलिए किया क्योंकि वो बीजेपी को पावर से बाहर रखना चाहते थे। जब बीजेपी ने किया था क्योंकि वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे, फिर कांग्रेस ने किया जब क्योंकि वो बीजेपी को बाहर रखना चाहते थे। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, कि टाइम के अकॉर्डिंग या चांस के अकॉर्डिंग अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लेना। दे डिड नॉट सक्सीडेड फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 91 एंड 96। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक सक्सीड नहीं हुए क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो पावर है, अपनी पोजीशन है, उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया 91 से लेकर 96 तक। इट एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी।
और इन द 1996 इलेक्शन, और ये 1996 के इलेक्शन में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में कंट्री में सामने आई एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसको गवर्नमेंट बनाने का भी इनविटेशन मिला, बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड देयरफॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी इन लोकसभा। लेकिन जो अदर अपोजिशन पार्टी थी वो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थी, इसलिए वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर सकी। It finally came to power by leading a coalition government from May 1998 to June 99। इन्होंने भी एक coalition government बनाई, कब से? मई 1998 से लेकर जून 99 तक, एंड वाज री-इलेक्टेड इन अक्टूबर 99। यानी कि 99 जून में इनकी गवर्नमेंट है वो ब्रेक हो गई क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट थी, और फिर जब री इलेक्शन हुए तो अक्टूबर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर during both these NDA governments, and his government formed in 99 completed its full term। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जो कंप्लीट सेशन है, कंप्लीट टेन्योर है, वो 5 ईयर्स का कंप्लीट किया 2004 तक। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मई 1998 से लेकर जून 99 तक भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि वो एक कोalition गवर्नमेंट थी कि वो गवर्नमेंट 1 ईयर ही चल पड़ी। ये आगे आपका यहाँ एक कार्टून दिया हुआ है 71 का, आप लास्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने सारी अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का इतनी टॉप पर चली गई और अपोजिशन पार्टी बिल्कुल डाउन रह गई। पर 99 में ये अपोजिट हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी छोटी रह गई और जो अपोजिशन पार्टी है वो सब इतनी टॉप पर चले गए। ये सिनेरियो है 71 में कांग्रेस पार्टी क्या थी और 99 में क्या हो गई। विद द इलेक्शन ऑफ 89 ए लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिसीज बिगेन इन इंडिया। 89 से ही इंडिया में कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। सिंस देन देयर हैव बीन 11 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। उसके बाद सेंटर में 11 गवर्नमेंट बन चुके हैं, ऑल ऑफ विच हैव ईदर कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय अदर पार्टी। और सारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जो कि दूसरी पार्टी के सपोर्ट से बनी है, विच डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट। इन दिस न्यू फेज एनी गवर्नमेंट could be formed only with the participation और support of many regional parties। इन सारे फेज में सारी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने रीजनल पार्टी का सपोर्ट लिया। दिस अप्लाई टू द नेशनल फ्रंट इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 एंड 97, द NDA in 97, द BJP led coalition in 98, द NDA in 99, द UPA in 2004 एंड 2009। दिस ट्रेंड चेंज इन 2014। 2014 में ये ट्रेंड चेंज हुआ कि 2014 में जो बीजेपी है वो सिंगल पार्टी के रूप में रूलिंग पार्टी बन गई, जो कि अभी टिल डेट तक भी चल रही है। इससे पहले 1989 से लेकर 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट का ही रूल रहा और उसमें रीजनल पार्टी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये आपका एरा ऑफ कोलिशन का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।